तो देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 23 की ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना, हाउ टू कम अप विद द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ओके। वो सबको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू? यस, डू वी ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस Yes. एनुअल वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दीपिका है क्लास में? दीपिका अजय, जी सर। अच्छा आपको रिकॉर्डिंग, आपको फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना दीपिका? जी सर। ठीक है। सेक्शन, एक सेकेंड, पॉज। Annual value, how to come up with the gross annual value under section 23 now. So the very first step in order to calculate the gross annual value is, आपने इसका पीडीएफ सेव करा था उस दिन? हाँ जी सर आपने इसका सेव करा था उस दिन इसी वाली चीज का कि अगली क्लास में हम उसी से देखेंगे। लेट मी सी कहाँ पर है, चलिए एक सेकेंड। Yeah, thank you so much. Lavanya, right? Yes, sir. So, step number 1. See, step number 1 में first what we did, we calculated reasonable expected rent. ठीक है, कैसे reasonable expected rent calculate करना है? We have to compare the fair rent and the municipal value. इन दोनों को आप compare करेंगे, जो भी ज्यादा होगा वो वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। Am I clear enough class? Yes, sir. ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड रेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपका इन दोनों में जो भी हायर वैल्यू होगा, ए और बी, व्हिचएवर इज द हायर वैल्यू, इट शुड नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, ये हमने एक न्यूमेरिकल के साथ भी देखा था। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डिड, वी कैलकुलेटेड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज आरईआर। देखिए, मैं आपको किसी बुक से ये सारी चीजें नहीं करा रहा हूँ, जो मेरी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनी है ओवर द इयर्स कि what can be the possible easiest way to calculate the GAV, तो मैं आपको उस हिसाब से GAV कैलकुलेट करा रहा हूँ। तो अगर आप बुक में देखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे, तो अलग अलग तरीके दिए हो सकते हैं GAV कैलकुलेट करने के लिए, बट लेट मी अश्योर यू कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से करना, बुक में इसको ज्यादा देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना था? स्टेप नंबर 2 में वी हैव टू कंपेयर द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करने की एक स्टोरी है, विच इज व्हाट इफ आरईआर इज हायर देन एआर और इफ आरईआर इज लेसर देन एआर। ठीक है, अगर आरईआर इज हायर देन एआर, यानी कि एक तरह से इसको इस तरह से कह सकते हैं, जो आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हैं रेंट, द रेंट विच यू आर एक्चुअली रिसीविंग इज लेसर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि जो आपको रेंट रिसीव करना चाहिए था, आप उससे कम रिसीव कर रहे हैं। यही तो मतलब हुआ ना? यस और नो? यस क्लास? Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है, क्यों आप एक्चुअल रेंट रिसीव कम कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए? तो देयर कैन बी टू केसेस। फर्स्ट केस हो सकता है कि ड्यू टू वैकेंसी, घर 12 महीने में से 10 महीने रेंट पे था एंड द 2 मंथ्स घर जो था आपका, द हाउस प्रॉपर्टी वाज वेकेंट, एंड बिकॉज ऑफ वैकेंसी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी यू कुड नॉट रिलाइज 2 मंथ्स रेंट। रिलाइज का मतलब यू कुड नॉट अर्न 2 मंथ्स रेंट। तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर, राइट? क्योंकि ये वैकेंसी की वजह से ऐसा हुआ है। आई होप क्लास को समझ आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. अगर वैकेंसी की वजह से ऐसा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, भाई घर खाली था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर घर खाली था, वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम आया है, अगर इस आपका घर पूरे साल किराए पर रहता, पूरे साल लेट आउट रहता, तो फिर आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा या बराबर हो सकता था। तो इस केस में इफ द एक्चुअल रेंट इज लेसर देन RER, which is the reasonable expected rent, in such a situation that AR will be the GAV, gross annual value। गवर्नमेंट कहेगी आप AR को ही GAV मान लीजिए। Am I clear, class? ठीक है, Yes. Yes, sir.
नाउ नेक्स्ट बट अगर और कोई रीजन, ऐसा कोई रीजन मान लीजिए कि आपने कम रेंट पर अपना घर दिया है, यानी आप 5,000 रेंट पर दे रहे हैं, 6,000 रेंट पर दे रहे हैं, बट द रीजनल रिस्पेक्टेड रेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन एरिया इज 10,000 रुपीज, तो भाई ये तो आपकी गलती है ना कि आप कम रेंट पर घर को लेट आउट कर रहे हैं। या और कोई रीजन है, आप ये कह सकते हैं कि इसलिए मेरा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है कि मेरा कुछ महीनों का किराया मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहेगी देखो हमें कुछ नहीं सुनना, ठीक है। यानी कि एक तरह से इफ योर एक्चुअल रेंट इज लेसर देन आरईआर बिकॉज ड्यू टू एनी अदर रीजन, देन आरईआर विल बी कंसीडर्ड द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. ठीक है, ये हमें समझ आया। लेकिन अगर आरईआर इज लेसर देन एआर, यानी अब आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आप कितना भी एक्चुअल रेंट लो, कितना भी ज्यादा हो, आपको 10,000 मिलना चाहिए था, आपको प्रॉपर्टी से 15,000 मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो एआर ही आपका जीएबी होगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. हाँ, ये तो हमने देखा। अब इससे एक आगे का डिस्कशन और करेंगे जो मैंने लास्ट क्लास में, ऑब्वियसली उसी से आगे मुझे कंटिन्यू करना था। उससे पहले वाली चीजें हमने बैकग्राउंड आज की फर्स्ट क्लास में देख लिया है कि हाउ टू कैलकुलेट म्युनिसिपल टैक्सेस, हाउ टू कम अप विद सेक्शन 24A, सेक्शन 24B रहता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो आई चेंजिंग नाउ स्क्रीन, एक सेकंड, जस्ट एक मिनट। एक केस लेते हैं, काफी अच्छे से समझ आएगा। नो, ये पूरा कैलेंडर ईयर है, नॉट कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, राइट? इट्स अ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर 2000 क्या है, 1920, राइट? 2021. ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और हर प्रीवियस ईयर में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो हम अपने प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं जिसमें 12 महीने हैं। 12 months, ठीक है। जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी पूरे साल लेट आउट पर थी, पूरे साल लेट आउट पर थी, यानी रेंट एट रेट रुपीज 10,000 पर मंथ। लेकिन 12वें महीने का किराया आपको नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? यू कुड नॉट रियलाइज द रेंट ऑफ द लास्ट 12 मंथ, यानी मार्च 2021 का रेंट आप रियलाइज नहीं कर पाए। अनरियलाइज रेंट अभी अनरियलाइज नहीं है, जस्ट नहीं रियलाइज कर पाए, मिला नहीं। तो आप ये बताइए एक्चुअल रेंट आपका कितना हुआ? एक्चुअल आपने रिसीव कितना किया? एक्सक्यूज मी सर, एक बार ये दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप? जी देखिए, 12 महीने का रेंट था और आपको आई मीन आपकी पूरी प्रॉपर्टी थी दैट वाज लेट ऑफ फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2020-21, बट यू कुड नॉट रियलाइज द रेंट ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स, यानी आपको 12वें महीने का रेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल रिसीव कितना हुआ? 1,10,000. 1000, बिल्कुल। इसके अलावा अनरियलाइज रेंट अभी कितना आपके हिसाब से कितना है अनरियलाइज रेंट? 10,000. 10,000. यानी आप ये कहना चाहते हैं कि रेंट आप ये रियलाइज नहीं कर पाए। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये सुन लो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका एक्चुअल इतना रिसीव हुआ लेकिन अनरियलाइज इतना। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह सकती है कि इसे हम एक्चुअल अनरियलाइज रेंट कब मानेंगे? when we will consider this 10,000 rupees as unrealized, when rule 4 conditions are satisfied, 4 conditions are satisfied। समझ आ रहा है क्लास? Yes, sir. आपने तो बोल दिया कि अनरियलाइज्ड रेंट 10,000 है, नहीं मिला, लेकिन हम कैसे माने?
हम तब मानेंगे when all four conditions are satisfied. ठीक है, if those four conditions are satisfied, only then government will consider unrealized rent of rupees 10,000 and actual rent as 1,10,000. बट अगर आप 4 में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाए तो अनरिलाइज्ड रेंट गवर्नमेंट की तरफ से क्या मान लिया जाएगा, 0, और एक्चुअल रेंट कितना माना जाएगा, 1,20,000. 20,000. क्योंकि अब गवर्नमेंट ये मानेगी, the government will consider that no, you could not realize, you could not satisfy any of the four condition or all of the four condition. Therefore, we are considering that actual rent is actually 1,20,000. नहीं, गवर्नमेंट मानेगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि अनरिलाइज आपको नहीं मिला, आपको फोर कंडीशन, चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी थी, अगर आपने नहीं की तो हम मानेंगे आपको मिला है, इसलिए एक्चुअल रेंट उस केस में कितना हो जाएगा, 1,20,000. Am I clear class? ठीक है, Yes, sir. यानी Yes, sir. कि अगर क्वेश्चन में अनरिलाइज रेंट मेंशन है इस तरह से, इसका मतलब ये है फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. क्योंकि अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि अनरिलाइज रेंट 10,000 है, तो इसका मतलब है उन्होंने फोर कंडीशन क्या की होंगी, सेटिस्फाइड की होंगी, तभी अनरिलाइज रेंट इज गिवन एज 10,000. ठीक है क्लास? यस, Yes, sir. ठीक है. अब ये फोर कंडीशंस क्या हैं, इसको हम देख लेते हैं. व्हाट आर दीज फोर कंडीशंस? ये फोर कंडीशंस क्या हैं? फोर कंडीशंस हैं, यानी कि एक ऐसा केस है कि आपको एक तरह से आपकी टेनेंसी थी, बिल्कुल थी, यानी प्रॉपर्टी वाजंट वेकेंट. देखिए, प्रॉपर्टी खाली होना एक अलग बात है और प्रॉपर्टी से रेंट रिलाइज ना करवा पाना इज अ डिफरेंट थिंग. प्रॉपर्टी खाली है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी खाली है, उसमें कोई टेनेंट नहीं है, ठीक है. बट as far as the property unrealized rent is there or the unrealized rent could not be realized, इसका मतलब है वहां पे टेनेंट था, ठीक है, रहा वो उस मंथ या जितने भी मंथ्स रहा, लेकिन उसने आपका रेंट नहीं दिया, वो रेंट आप उससे रिकवर नहीं कर पाए. यही मतलब है ना क्लास अनरिलाइज्ड रेंट का, ठीक है. Yes, sir. इसका मतलब क्या है? अभी फोर कंडीशंस क्या है? गवर्नमेंट कहती है हम आपकी बात तभी मानेंगे, हमें थोड़ी पता है, हम आपके घर आके थोड़ी देखेंगे. अब कोई असेसिंग ऑफिसर आपके कितने लोगों के घर में जाएगा, असेसिंग ऑफिसर, राइट? देयर आर करोड्स ऑफ हाउस होल्ड इन आवर कंट्री, एंड कितने लोगों के घर को विजिट करेगा कि वहां पे सही में रेंट मिला है नहीं मिला है. तो फोर कंडीशंस हैं. व्हाट आर दीज फोर कंडीशंस? वेरी फर्स्ट कंडीशन इज टेनेंसी. टेनेंसी should be real. Tenancy should be real or bona fide. Tenancy should be bona fide. इसका मतलब क्या हुआ कि जो किराएदार था ना, वो असली में होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई घोस्ट एक क्या था, टेनेंट था, जेन्युइन होना चाहिए. जेन्युइन होना चाहिए. एग्जैक्टली. टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड. इट मींस द टेनेंट मस्ट बी रियल इन नेचर, यानी वो रहा है असली में. आपने किसी अपने सगे संबंधी को बैठा दिया, यानी आपने किसी रिलेटिव को बिठा दिया और आपने कहा कि वो तो मेरा टेनेंट था, ठीक है, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा. टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, द वेरी फर्स्ट केस. अब इसको कैसे देखा जाता है, आप बोलेंगे सर इसको कैसे जज किया जाएगा, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड. तो रेंट एग्रीमेंट ही डिसाइड करता है बेसिकली. ऑल वी ऑल नो इन आवर कंट्री रेंट एग्रीमेंट भी फेक बनते हैं, बट टेनेंसी को जज करने का तरीका अभी एक तरीका है, जो लॉ केसेस में हम पढ़ते हैं इन इनकम टैक्स, कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट है वो कोर्ट के थ्रू अप्रूव होना चाहिए. अच्छा, आप में से काफी लोग रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए नोटरी के पास जाते होंगे और वहां पे उनकी एक स्टैंप लग जाती है और आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाता है. कुछ ऐसा ही होता है, यस और नो? यस सर. है ना? आप में से जो लोग या तो टेनेंट हैं या जिनका खुद का घर है, तो नॉर्मली क्या गए आप 150 रुपये 200 रुपये, जैसे दिल्ली में 200 रुपीज 250 रुपीज लेते हैं, वो एक नोटरी पर आपका नाम एडिट कर देते हैं, आपके मकान मालिक का नाम एडिट कर देंगे और सारी टर्म्स एंड कंडीशन एडिट कर देंगे. उसके बाद एक ठप्पा लगाते हैं, यानी एक नोटरी की ठप्पा लग जाता है, स्टैंप लग जाता है और वो आपका बन जाता है. बट ये वाला जो आपका रेंट एग्रीमेंट है ना, कोर्ट के थ्रू अप्रूव नहीं होता, ठीक है. तो इस तरह की जो रेंट एग्रीमेंट है ना, इसमें काफी आगे जाके डिस्प्यूटेड केस काफी होते हैं. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं वो कोर्ट के थ्रू बनवाएं. कोर्ट के थ्रू जब रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है तो उसका खर्चा कुछ 1500 1600 रुपए या 2000 तक का खर्चा आता है, ठीक है, अगर आप कोर्ट के थ्रू रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं. बट अगर कोर्ट के थ्रू रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है
तो उसकी जो लीगैलिटी है, उसका जो लीगल बेसिस है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट। तो जब यहाँ पे बात की जाती है केस लॉज की, जब रियल केसेस को स्टडी किया जाता है ऐसे केसेस में, तो टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड कैसे डिसाइड होगी? रेंट एग्रीमेंट, स्पेसिफिकली द रेंट एग्रीमेंट which is made through the law of court. Am I clear class? ठीक है? Yes, sir. ठीक है? तो टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड द वेरी फर्स्ट केस। नाउ द सेकंड केस। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपका जो टेनेंट है, जिसने 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने का किराया नहीं दिया, ठीक है, आपकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी का वो किराया रेगुलरली दे रहा है, वो रेगुलरली देता है किराया, ठीक है, बट दूसरी प्रॉपर्टी के किराए को वो नहीं दे रहा, यानी दूसरी प्रॉपर्टी के रेंट को वो पे नहीं करता, ही इज पेइंग ओनली वन प्रॉपर्टी रेंट। गवर्नमेंट आपसे सीधी सी बात कहेगी कि जब आप रेंट रिलाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उसे दोनों ही प्रॉपर्टी से वैकेट कराना पड़ेगा, दोनों ही प्रॉपर्टी, भले ही वो एक प्रॉपर्टी का रेंट प्रॉपरली दे रहा है नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है बिलोंगिंग टू एसएससी द ओनर, राइट, ऑल प्रॉपर्टीज मस्ट बी वैकेटेड, सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस टेनेंट से आपको खाली करानी होगी। एम आई क्लियर क्लास? यस, Yes, sir. राइट। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रॉपर्टी खाली करा दी और बाकी प्रॉपर्टीज पर वो रेंट प्रॉपर्ली दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक पे डिस्प्यूट चल रहा है, बाकी पर आप रेंट ले रहे हैं, तो उस केस में अनरिलाइज रेंट का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट मींस द सेकंड कंडीशन इज दिस, दैट tenant has vacated all the property, all the properties belonging to whom? Belonging to the SSC. SSC, who is the owner of the property? SSC. Second condition clear है class? Yes, sir. ठीक है। What is the third condition? Third condition कि आप गए अपने टेनेंट के पास किराया मांगने के लिए और टेनेंट ने बहुत पोलाइटली मना कर दिया कि वो पे नहीं करेगा, ठीक है, या वो ही सेज कि भाई मैं पे नहीं करता, जाओ जो करना है, ठीक है। अब आप आ गए वापस, आप अपनी आईटीआर फाइल करने लगे और आप अनरिलाइज्ड रेंट का क्लेम लेना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपने क्या किया? What are the legal steps or the legal helps you have resort to? No, you did not get any and you did not seek any legal help. आपने कोई भी लीगल हेल्प या लीगल रेमेडीज लेने का सोचा ही नहीं, राइट, आपने कोई स्टेप्स ही नहीं लिए। आप आए, अपने घर में बैठे, आपने आईटीआर फाइल की, नाउ यू वांट द अनरिलाइज्ड रेंट फॉर अ वन पीरियड ऑफ 1 मंथ या 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। भाई अगर आपने कुछ किया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एफआईआर फाइल नहीं की, वैसे मेनली ये थर्ड पॉइंट का केस एफआईआर ही होता है, यू हैव टू रजिस्टर एफआईआर और कंप्लेन द लोकल पुलिस स्टेशन। अगर आपने वो नहीं की, तो कैसे मान लिया जाए कि आपका इंटेंशन है किराया रियलाइज कराने का? आपका इंटेंशन नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? फिर भी आप क्या कर रहे हैं? आप मांग रहे हैं अनरिलाइज रेंट का क्लेम। समझ आ रहा है क्लास क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे ये है कि आपको सारे के सारे लीगल स्टेप्स को रिजॉर्ट करना होगा, ठीक है। द एसएससी हैज टेकन द एसएससी the SSC has taken all लीगल वर्ड है यहाँ पर, ऐसे नहीं आप गुंडे बुलाकर खाली करवा रहे हैं तो उसको भी आप लीगल स्टेप में जस्टिफाई करेंगे। The SSC has all SSC has taken all legal steps against tenant, against the tenant to recover the rental amount, to recover rental. थर्ड पॉइंट क्लियर है क्लास? ठीक है। Yes, sir. इसका बेसिस होता है नॉर्मली एफआईआर और कंप्लेन, ठीक है, और या मान लीजिए कोर्ट हियरिंग्स चल रही हैं, ये भी हो सकता है आप कोर्ट हियरिंग्स पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोर्ट आपको बार बार बुलाती है, ठीक है भाई केस है, सिविल केस है, आइए, आप जा ही नहीं रहे, तो फिर भी थर्ड केस जस्टिफाई नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट ऑफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड,
थर्ड स्टेप, सॉरी, ठीक है, थर्ड स्टेप, यू आर नॉट जस्टिफाइंग और यू आर नॉट मीटिंग द थर्ड कंडीशन. नाउ द फोर्थ कंडीशन, द वेरी इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम वेरी डिस्प्यूटेड. हाँ जी बोलिए. सो अगर मतलब उसने एक आधी कोई लीगल स्टेप लिया लेकिन सारे नहीं लिए तो भी थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. एग्जैक्टली यही बात है. ऑल लीगल स्टेप, जैसे आपने एफआईआर कर दी, कंप्लेन कर दी बच्चे, ठीक है, अब आपने एफआईआर किया, अब उनके अगेंस्ट केस चल रहा है, आपके टेनेंट के अगेंस्ट और आपके अगेंस्ट लॉ ऑफ कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है. अब डेट पर आप गए नहीं, मतलब डेट मतलब लीगल डेट्स पर आप नहीं गए, तो उस केस में क्या आपने सारे लीगल स्टेप्स लिए? आंसर इज नो, ठीक है. एंड इट विल बी इंटरप्रेटेड एज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू रिकवर द रेंटल अमाउंट and you haven't taken all the necessary legal steps which were necessary for recovering the amount from the default tenant. ठीक है बच्चे? यस सर. ठीक है, तो ये इस तरह से हमें देखना है. अब फोर्थ पॉइंट बहुत डिस्प्यूटेड है एक्चुअली, इसमें बहुत सारे लॉज, इनकम टैक्स के, हाउस प्रॉपर्टीज के केसेस आते हैं कि आपने सब कुछ जस्टिफाई कर दिया, आपका टेनेंसी बोनाफाइड था, ठीक है, आपने सारी प्रॉपर्टीज भी उनसे खाली करा दिया, हो सकता है एक ही प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी वाज इन क्वेश्चन, दैट वाज ओनली प्रॉपर्टी, वो भी आपने खाली करवा दी, आपने सारे लीगल स्टेप्स ले लिए. आखिरी पॉइंट है कि आपको असेसिंग ऑफिसर को, यानी जो टैक्सेशन असेसिंग ऑफिसर होते हैं जिन्हें एओ भी कहा जाता है, आपको उन्हें सेटिस्फाई करना होगा. अब कैसे उन्हें सेटिस्फाई किया जाए? सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड केस यही आते हैं. तो असेसिंग ऑफिसर, ही टेक्स 6-7 months टू इवन रिप्लाई कि हाँ ही इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड. तो फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको ये सब करने के बाद अपने असेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फाइड कराना होगा कि अब आप सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है, वो रेंट नहीं देने वाला, उसे हवालात में डालो, कुछ करो कुछ ना करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और वो बातों से भी नहीं मान रहा, लातों से भी नहीं मान रहा, यानी कि आपको असेसिंग ऑफिसर को ये प्रूव करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा ऑल whatever action the owner has taken, they are futile and they brought no result at all. It is the assessing officer who will decide, yes, the four conditions are satisfied. Am I clear class? ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ AO, ठीक है, assessing officer must be satisfied. अब इन्हें सेटिस्फाई कैसे किया जाए, कि कैसे उनको आप मतलब यू हैव टू बी इन्वॉल्व विद हिम कि अब ठीक है, मतलब वो अगर मान लेते हैं तभी, अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको अनरिलाइज रेंट का जो पोर्शन होगा वो आपके एक्चुअल रेंट में ही ऐड कर दिया जाएगा. ठीक है, असेसिंग ऑफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट SSC has taken all legal steps to recover rental, but he may not get it or he won't get it, or there is no hope to get it, won't get it. ये असेसिंग ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना है. ऑब्वियसली कैसे करेंगे? आप एफआईआर की कॉपी लगाएंगे, कभी भी आप इस तरह के केसेस होते हैं, आप एफआईआर की कॉपी लगाएंगे, आप ये दिखाएंगे कि दिस इज समवन एल्स हु इज नाउ इन माय प्रॉपर्टी, ठीक है. या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप की जो लीगल स्टेप्स जो आपने लिए हैं, रेंटल एग्रीमेंट आपका था, वो आप साथ में कॉपी लगाएंगे. तो वो सारा काम करने के बाद ही आपके असेसिंग ऑफिसर, ये बेसिकली इट्स वेरी सब्जेक्टिव, कैसे आप उसे सेटिस्फाइड करेंगे. कई बार क्या होता है, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें असेसिंग ऑफिसर, बहुत ऐसे छोटे केसेस होते हैं, और आपको क्या लगता है 10-10 हजार के लिए कोई अनरिलाइज रेंट का इस तरह से करेगा? नो. रेंटल अमाउंट की प्रॉब्लम वहां पर आती है जहाँ पे मॉल्स होते हैं, यहाँ पे जो बिग बाजार होते हैं, अगर वहां पे कोई रेंटल का अगर बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट है, लैक्स ऑफ रुपीज डिस्प्यूटेड है, ऐसे केसेस में अनरिलाइज रेंट एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि उसकी टैक्सेबिलिटी भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी. ठीक है, आर गेटिंग माय पॉइंट क्लास? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तभी अनरिलाइज रेंट को अनरिलाइज रेंट माना जाएगा. ठीक है, तभी इसे अनरिलाइज रेंट माना जाएगा. अगर आप एक भी नहीं करते हैं, इफ यस का मतलब अगर आप कर रहे हैं 4 कंडीशंस, इफ नॉट अगर नहीं कर रहे हैं,
गवर्नमेंट बोलेगी हम तो मानेंगे कि आपको 1,20,000 ही मिले हैं, बात खत्म। यस क्लास, ठीक है। सर ये सेकंड वाले वो कंडीशन के अंदर से आपने बताया कि अगर उसके पास अगर दो प्रॉपर्टी जैसे हमने उसे दे रखी है, जैसे एक दिल्ली में एक गुड़गांव में, और जैसे मान लो दिल्ली वाली अगर डिस्प्यूटेड है और गुड़गांव वाली पे उसने अगर एडवांस में अगर उसने दे दी, उसने क्या कहते हैं रेंट, तो फिर उसका तो उसको हम तब भी वैकेट कराएंगे। बिल्कुल, आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में, आई मीन प्रॉपर्टी इज नॉट इन क्वेश्चन, द टेनेंट इज, हिज ट्रू इंटेंशन इज इन क्वेश्चन। देयरफॉर अगर आपको रेंट भले ही मिल रहा है, आपको एडवांस में भी मिल रहा है, आप इस प्रॉपर्टी का अगर आप क्लेम करना चाहते हैं अनरिलाइज्ड रेंट, तो आपको उससे रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज खाली करानी होगी, ठीक है। ओके सर। तो ये आई होप हमने बहुत अच्छे से समझा इसे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन 4 कंडीशंस में, No. ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत थियरी चीजें हो गई हैं। और देखिए ये थियरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बिना थियरी के आप इनकम टैक्स तो पढ़ ही नहीं सकते, कोई भी टैक्स नहीं पढ़ सकते, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते जब तक आप थियरी कवर ना करें। हाँ जी खुशी, क्लास में हो खुशी? यस सर, यही हूँ हाँ समझ आ रहा है? सर। आ तो गया, ये फोर्थ वाला पॉइंट थोड़ा डगमगा रहा है। क्या डगमगा रहा है बताओ। मतलब ये क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया। तो असेसिंग ऑफिसर बेसिकली कौन होते हैं? असेसिंग ऑफिसर, फॉर एग्जांपल इफ आई फाइल माय इनकम टैक्स रिटर्न, तो हर एक ज्यूरिडिक्शन होता है, जैसे दिल्ली के ज्यूरिडिक्शन का एक असेसिंग ऑफिसर होगा, या हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। तो असेसिंग ऑफिसर ही इज a रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब दे आर इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओनली, and they are responsible for scrutinize your income tax return और claims। ठीक है, अगर आप अनरिलाइज्ड रेंट का क्लेम लेना चाहते हैं तो असेसिंग ऑफिसर ही इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दैट विल डिसाइड वेदर इट विल बी गिवन टू यू और नॉट। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर ही इमीडिएट आपका सुपरवाइजर मान लीजिए, या आपका एक क्या कहते हैं उन्हें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। ठीक है, जिसके पास सारे केसेस जाते हैं, यानी कि बेसिकली डिस्प्यूटेड केस। ऐसे नहीं कि दिल्ली में जितनी भी आईटीआर फाइल होती हैं असेसिंग ऑफिसर एक एक आईटीआर की स्क्रूटनाइज करते हैं, नो। आईटीआर जितनी भी फाइल की जाती है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर 1 CR आईटीआर फाइल हुई अगर इन केस, तो दिल्ली में नॉट 1 CR 10 लाख आईटीआर फाइल हुई, तो उसका 5 to 6% रेंडमाइज आईटीआर को क्या किया जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो क्लेम के केस में आपको एक ये सारी कंडीशन से रिलेटेड प्रूफ अपने असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करने होंगे। ठीक है, if he is satisfied that you have taken all the legal steps but it's still scrutile, everything is scrutile and you won't get your return, you won't get your this rental amount, तो तब आपको वहां पे आपके आईटीआर में इंटीमेशन आपको मिलता है मेल के थ्रू कि आपकी जो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की हैं दे आर ट्रू एंड दे आर ट्रू ऑफ नेचर एंड दीज थिंग्स आर परमिटेड एंड दे आर परमिसिबल बाय द असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, वो एडजस्ट हो जाएगी। बट इन केस अगर आपके असेसिंग ऑफिसर मना कर देता है तो फिर आपको रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, यस खुशी? सर। ठीक, यस सर। तो आई होप काफी हद तक अब अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, यस सर, हो गया क्लियर। एक सेकंड टेस्ट बचे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरे लैपटॉप की बैटरी एक्चुअली खत्म होने वाली है, मैं फोन से ज्वाइन कर रही हूँ, प्लीज आप एंट्री दे दीजिए। दिविशा राइट? यस सर, थैंक यू। एक से इशिता और दिविशा। इशिता, अभी तो दिविशा बोल के गई। अच्छा अच्छा, तो इशिता को क्या करेंगे, आई मीन ये क्लास में थी पहले, इनसे ही पूछ लेते हैं। यस इशिता। थैंक यू सर। इशिता, इशिता, हाँ जी इशिता, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ जी, आप क्लास आपने अभी ज्वाइन की है क्लास? Yes, sir. क्यों? इट्स 2:12 ऑलरेडी राइट? Sir, बोलिए। actually, I joined it earlier also, but class leave हो गई, so अच्छा I क्या पढ़ा joined आपने? again. हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक?
So we are studying the chapter house property, and sir actually class leave हो गई थी, and in the previous class also I was not able to attend आप it. ये बताइए अभी हमने क्या किया? सर मैंने क्लास अभी ज्वाइन किया एंड सर मैंने पिछली क्लास में भी ज्वाइन नहीं की थी. नहीं, this is not the right time to join class, right? Only 17 Sorry minutes. sir, You may I'll be leave. regular from the next time. नहीं, अभी आप लीव कर दीजिए, ठीक है? Sorry sir. बच्चे आपको ऐसे समझ कैसे आएगा बीच क्लास में, बताइए? सर मैंने लाइक जो 2 क्लासेस आपने 7 o'clock ली थी वो दोनों मैंने ज्वाइन की है. So कल I'll मैंने try. कोई क्लास नहीं ली है। बच्चे अगर 1:30 का टाइम है क्लास का तो आपको 1:30 ज्वाइन करना है ना, उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना आपके पास कि आपने क्यों ज्वाइन Yes. नहीं किया, है ना? Sorry sir. तो आपको अब पता लगा है क्लास अब हो रही है या क्या? आई मीन क्या रीजन है? Sir, actually my phone got switched off and I could not join the class, and at 11:30 due to some issue I was not able to join. ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा नेक्स्ट क्लास से आप पूरा टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है? तो क्लास का एक टाइम है, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके रखो क्लास का। दिस इज द ओनली थिंग आई रिक्वेस्ट यू। टाइम पे ज्वाइन करो, मैं हमेशा क्लास में टाइम पर ही रहता हूँ, ठीक है? तो आप मुझे ये नहीं कह सकते सर लेट ज्वाइन करते हैं क्लास, तो सर हमें कैसे बोल सकते? नहीं, अगर मैं लेट ज्वाइन करता फिर भी मैं बोल सकता था, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा यहाँ तक सबको थियरी बैकग्राउंड सबको क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी सर। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में साथ के साथ फ्रेम करूंगा। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, यानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,80,000, ठीक है? 1,80,000 मीन्स 15,000 रुपीज पर मंथ। एम आई क्लियर फर्स्ट? 15,000 प्रति महीना, ठीक है? Yes. Now, actual rent is, एक तरह से मैं इसे लिख लेता हूँ, रुपीज 15,000 per month. Actual rent is X 20,000 per month, but for a period of 8 months. So the total rent comes out how much? 1,60,000. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। अभी 4 मंथ्स का रेंट को क्या हुआ, क्यों नहीं मिला आपको 4 मंथ्स का रेंट? रीजन दिया गया है। The reason is property was vacant. Property was vacant for 4 months. For 4 months. समझ आया क्लास? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो बताइए ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? 160 होगा सर। 160. Actual rent. ओके, यानी कि व्हाट वी विल डू, एक तरह से मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 160 हायर 180. $160 is actual rent and 180 is RER. क्यों ऐसा है? क्योंकि because of वैकेंसी। तो GAV क्या होना चाहिए? Everyone try to answer. 1,60,000. एक्चुअल रेंट होगा सर अब एक्चुअल रेंट 160। 1,60,000. अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, अभी भी प्रॉब्लम है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। देयर इज नो जजमेंट, कुछ नहीं है, आप बस पूछिए, मेरा काम बताना है, ठीक है? अभी कोई क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज नहीं चल रही, कोई वाइवा नहीं है,
तो अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं कि सर 160 कैसे आया, ठीक है। क्योंकि अगर ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी के केसेस में अगर आप जीएबी सही निकाल लेते हैं, इफ यू कम अप विद द राइट जीएबी, ये ध्यान रखना आप 99% केसेस में अपने आंसर्स को बिल्कुल करेक्ट पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 24B इज द ओनली हर्डन विच इज लेफ्ट आउट। सेक्शन 24B आपको बहुत आसान है, दो कैलकुलेशंस होती हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये कैलकुलेशंस होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। तो आप जीएबी आपको सही से आने चाहिए, दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव वी हैव। अगर जीएबी आप निकाल लेते हैं, ऑलमोस्ट आपका हाउस प्रॉपर्टी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आया? किसी को पूछना है कि 160 क्यों आया? एनीवन? नो सर। नहीं, ठीक है, फाइन, ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। यस सर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल ही है क्योंकि शुरू में हम ऐसे ही न्यूमेरिकल करते हैं टू कम अप विद द जीएबी, ठीक है। अभी हम जीएबी निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा स्क्रीन में चेंज कर देता हूँ, नहीं ये स्क्रीन रखते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल रखते हैं। फेयर रेंट 20,000, म्युनिसिपल वैल्यू 22,000, स्टैंडर्ड रेंट 24,000। पर मंथ वैल्यूज है, दे आर पर मंथ वैल्यूज। अगर पर मंथ नहीं है तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन कंसीडर यू कैन कन्वर्ट देम इनटू मंथ वैल्यू, पर मंथ वैल्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट हमेशा मंथली दिया होगा, ये वैल्यूज आपको ईयरली दी होंगी, तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव फेयर रेंट MVSR, ठीक है। ओके, वन बाय वन। सबसे पहले आप मुझे बताइए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? 22,000. 22,000. 22,000। Everyone? 22,000? यस Everyone? सर। Yes, sir. तनुप्रिया, ये क्लास में थी तनुप्रिया? यस, ओके। अगर किसी का आंसर 22 नहीं है और किसी को नहीं समझ आ रहा, प्लीज फील फ्री टू आस्क। तीन वैल्यूज हैं, 20,000, 22,000 और एक वैल्यू 24,000। 20,000 है FR, 22 है म्युनिसिपल वैल्यू एंड 24 इज स्टैंडर्ड रेंट। GRER रीजनल एक्सपेक्टेड रेंट 22 सबका है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड, ठीक है। जिसका नहीं है पूछ सकते हैं, ठीक है। रीजनल एक्सपेक्टेड रेंट, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, मैं बता देता हूँ अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, और शर्म के मारे पूछना नहीं चाह रहे। हायर बट सब्जेक्ट टू दिस वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है, कोई बात नहीं, हम 22 को ही कंसीडर करेंगे एज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, 22,000 पर मंथ, ठीक। हाँ, अब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का ही निकलेगा, ईयरली बेसिस पे निकलेगा। प्लीज टेल मी हाउ मच इज द वैल्यू? 2,20,000 प्लस 4 lakh और 44 lakh 44,000, 264, राइट? 264, यस सर। 264 इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। एक्चुअल रेंट है बचे 2 lakh। अभी 2 months की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? यस, 2 महीने क्यों रेंट नहीं मिल पाया? रीजन इज ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी। 2 months का रेंट इसलिए नहीं मिल पाया ड्यू टू वैकेंसी। अब आपको कैलकुलेट करना है GAB। आप किसे कंपेयर करेंगे, किससे बताइए? AR and RER. हाँ जी, व्हाट? RER को और एक्चुअल रेंट को। अच्छा ठीक है, RER को एक्चुअल रेंट से। RER कितना है? 264। 264। 264।
एक्चुअल रेंट कितना है? 2 lakhs. 2 lakh. एक्चुअल रेंट इज लेसर देन आरईआर, क्यों है ऐसा? Due to vacancy. Vacancy of 2 months. Due to vacancy. Okay, fine. Gross annual value should be 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. Gross 2 lakh, right? Everyone, सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कोई 264 के साथ जाना चाहेगा? किसी को अगर ना समझ आ रहा हो या कुछ? तो 2 lakh is the right answer. Everyone? Yes. Everyone? sir. Yes. Which is the wrong answer. ये गलत आंसर. Gross annual value 2 lakh rupees is the wrong answer. इसका सही आंसर होगा 264. कोई मुझे जस्टिफाई कर सकता है क्यों ऐसा हुआ? Sir, maybe because बोले. अगर सर वैकेंसी हम 20,000. ना भी देखें तो भी अगर हम मान भी लें कि अगर वैकेंसी नहीं थी फिर भी उसका रेंट उसके आरईआर से कम होगा. Exactly. Very good. This is the only reason. देखो, इसको इस तरह से देखना होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स व्हेन वी इवैल्यूएट द आंसर शीट, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है. मैंने कहा सिर्फ वैकेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है या और कोई रीजन है? मैंने कहा ना, आपको याद होगा व्हाट आई सेड, इज इट ड्यू टू वैकेंसी? ठीक है, तो आप ये देखिए क्या वैकेंसी की वजह से ही आपका एआर कम है या कोई और रीजन है. तो आप क्या करेंगे, आप ये मानेंगे अब ऑल्टरनेट केस लेकर कि अगर वैकेंसी ना होती तो क्या होता. ठीक है, अच्छा बताइए अगर वैकेंसी ना होती तो क्या होता? तो रेंट कितना 240 मिल जाता सर. बिल्कुल. 20,000 मल्टीप्लाई 12, हाउ मच? 240. तो एआर तो तब भी कम रहता ना बच्चे, यस और नो? एआर तो तब भी कम रहता. Yes, sir. राइट, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि ज्यादा में मिल जाता रेंट अगले 2 महीने के. नो, जो आपको प्रेसिडेंट चलता आ रहा है हम उसी हिसाब से कैलकुलेशन देखते हैं फिर कि अगर 10 मंथ्स 20,000 के हिसाब से कमरा किराए पर था, बाद के 2 मंथ्स में भी वो 20 था, अगर वो खाली ना होता तब भी 240 होता और एआर तब भी कम होता. क्या ये वैकेंसी की वजह से कम है अभी भी? बताइए. और एनी अदर रीजन? Any other reason, sir? तो ऐसे केस में ना आपको ये देखना होगा, हमेशा ये पूछना होगा व्हाट इफ अगर वैकेंसी ना होती. ठीक है, आप हमेशा इस हिसाब से आंसर निकालिए. तो आप इस केस में देख सकते हैं अगर 2 महीने की वैकेंसी ना भी होती ना तब भी आपका एक्चुअल रेंट हमेशा आरईआर से कम होता, विच इज नॉट ड्यू टू वैकेंसी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन. देयरफॉर यहाँ पर आरईआर ही आपका क्या बन जाएगा? जीएबी बन जाएगा. ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी जीएबी. समझ आ रहा है क्लास? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. थोड़ा नई चीज पता लगी क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं. आधा अधूरा ज्ञान इसलिए हमारे लिए सही नहीं है. ठीक है, हमेशा इस चीज को देखना है कि सिर्फ वैकेंसी की वजह से ऐसा है. अगर वैकेंसी ना होती तब ये एक्चुअल रेंट आपका ज्यादा हो जाता. अगर ऐसा कोई आंसर आता है, only then we would consider AR as the GAB. Otherwise, we will always take RER as the GAB value. So gross annual value in this case is 264. आप बोलेंगे सर आपने पहले वाले केस में तो अलग किया था फर्स्ट न्यूमेरिकल में. आप यहाँ देखें, इसको देखें. एक्चुअल रेंट वाज 20,000 पर मंथ, 8 मंथ्स का कितना आया था? 160. ठीक है, अब आप ये करके देखें अगर वैकेंसी ना होती इन 4 मंथ्स में तो टोटल कितना मिलता? इफ नो वैकेंसी 240 मिलता सर. 240 मिलता, राइट? फिर ये ज्यादा हो जाता. तो अब तो हमें क्लियरली पता लग गया ना कि क्यों एआर कम है. एआर इज लेसर देन आरईआर 180 प्योरली बिकॉज ऑफ वैकेंसी. यस और नो क्लास? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो इस वजह से था क्योंकि अगर 4 महीने प्रॉपर्टी सेम रेंट पर रहती तो आपको 240 मिल सकता था, यानी आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा ही रहता. आपका एक्चुअल रेंट अभी कम क्यों है? प्योरली ड्यू टू वैकेंसी.
घर खाली है इस वजह से यार कम है, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। यानी आप रेंट भी ठीक ठाक ले रहे हैं, चार्ज सही कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया था, 160 आंसर लिख दिया। समझ आ गया? मैंने इसलिए डायरेक्टली लिख दिया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया था जिसमें ए आर हायर था आर ई आर वैल्यू से। ठीक है क्लास? यस सर। यस सर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आया है कि सर हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, बता दीजिए। दिव्या, खुशी, काफी स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। लावण्य, लावण्य आपको क्लियर है? यस सर। गुड। दीपिका, क्लियर है आपको? जी सर। ओके, फर्स्ट क्लास आपने देख ली है तो आपको आई थिंक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? हाँ जी सर जी। ठीक है। तो ये बच्चे वैल्यूज हैं जो आपको देखनी है। आप हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर घर खाली ना होता तो कितना रेंट मिलता। अगर तब भी सेम प्रेसिडेंट में चीजें चल रही हैं तो आप अलग तरह से करेंगे। अगर आपका एक्चुअल रेंट फिर ज्यादा आ जाता है तो आप अलग तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, बट द बेसिस विल ऑलवेज रिमेन सेम। अगर आप इस बेसिस को लेके चलते हैं, लेट मी अश्योर यू, आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, आप हमेशा सही जीएबी के साथ आएंगे। ठीक है क्लास? जीएबी वाला पार्ट इज क्लियर? यस सर। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत जीएबी निकालने में अब? सर। तो आई विल एडवाइज यू ऑल, क्योंकि अब तो कल संडे है, तो संडे में आपके पास टाइम हो, और देखिए टाइम निकालना पड़ेगा, आप ये जीएबी की प्रैक्टिस कीजिए। दोनों बुक्स में, वीके सिंघानिया सर की बुक में और गिरीश आहूजा सर दोनों की बुक में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, हाउ टू कम अप विद जीएबी वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन करा देता हूँ, इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स टू कंप्लीट इट। अच्छा, ये आया जीएबी, यहाँ तक क्लियर है सबको क्यों आया इसमें 264 जीएबी? यस। राइट, हाँ, क्योंकि हमें पता लगा कि बच्चे ये वैकेंसी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, आप एक्चुअली रेंट कम चार्ज कर रहे हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए एनी अदर रीजन में फॉल करेगा एंड द 264 शुड बी द जीएबी। अब जीएबी निकालने के बाद आपको एनएवी निकालना है, विच इज द नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। Municipal taxes, right? We will deduct municipal taxes, and in question it will be given the municipal taxes. It can be given like 5%. मान लीजिए अगर ये दिया गया 5%, 5%, सिर्फ ये दिया गया 5%, तो किसका 5%? किसका 5%? म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू। वैल्यू का। ठीक है, तो 22,000 के हिसाब से आप पूरे साल का देखिए 264, राइट? वही हो जाएगा 264, पूरी वैल्यू होगी ना 264। यस, 264 का 5% कितना होगा? 13,200, 13,200। सही है ना 5%? यस सर, सही है। हाँ, तो क्वेश्चन में दिया गया है म्यूनिसिपल टैक्सेस दे आर 5%, कुछ नहीं कहा गया। आप सोच में पढ़ सकते हैं भाई किसका 5%? ऑब्वियसली म्यूनिसिपल वैल्यू का 5%। इसकी पूरी साल की वैल्यू निकालो, 22,000 गुना 12, आपका आ जाएगा 264। 264 डिवाइडेड बाय 5, आई मीन डिवाइड कर दो 20 से, तो आ गया 13,200। एंड ये भी दिया गया है इट इज पेड बाय ओनर, ओनर ने पे किया है ना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 13,200 नाउ डिडक्ट द वैल्यू, कितना हो जाएगा? 251,800, राइट? यही आएगा 251,800। नहीं नहीं, 251,800 नहीं आएगा, 250,800। 250,800। ये क्या है 250,800? नेट एनुअल वैल्यू आ गई सर। नेट एनुअल वैल्यू। अब आप क्या करेंगे बताइए? 30% डिडक्शंस दे देंगे सर 24A के अंदर। 24A, section 24A, which is 30% of एनईवी। इसका 30% निकालिए, 25 75,240। yes, 75,240। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1,70,50,50 175,560। 175 560। 175,560। ये क्या है? ये आपका this value is before section 24B की deduction, which is interest on loan. लोन। Interest on loan.
ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेन काम अभी अभी हमारा क्या रहता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट आउट, हाउ टू सी सेक्शन 24B एंड हाउ टू सी द डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट। और डिफरेंट कॉम्पोजिशन का मतलब, मान लीजिए मेरे पास 3 घर है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 लेट आउट है। 4 घर है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 3 लेट आउट है, या एनी अदर कॉम्बिनेशन। तो हाउ टू ट्रीट दैम, ठीक है, कैसे ट्रीट किया जाए। ठीक है, मेरे पास 5 घर हैं, पांचों के पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। ठीक है, कैसे पांचों के पांचों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, संडे को मैं एक घर में रहता हूँ, मंडे को एक घर में रहता हूँ, 2 दिन में एक घर में रहता हूँ। क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर रेंट पे नहीं है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो कैसे करेंगे केसेस। ठीक है, सारे लेट आउट हैं, कैसे करेंगे केसेस। आई होप यू पीपल गॉट माय पॉइंट। ठीक है, Yes, sir. यस सर। यस सर। ये सारा का सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आई होपफुल, आई एम वेरी सर्टेन कि इसमें हमें अभी भी 3 यानी नेक्स्ट वीक में आराम से हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। और आपको दिख भी रहा होगा काफ़ी इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। तो सैलरी की तरह मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, वरना स्टूडेंट्स हमेशा ये कहते थे कि हाउस प्रॉपर्टी उनको ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि इजी चैप्टर है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सैलरी ज़्यादा पसंद आया, वो और भी अच्छी बात है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग भी था सैलरी चैप्टर। ठीक है, तो इस हफ्ते के बाद हम कैपिटल गेन शुरू कर देंगे, और मेरा पूरी तरह से टारगेट ये होगा टू कंप्लीट द कैपिटल गेन इन दिस मंथ ओनली, इन नवंबर मंथ। ठीक है, तब हम थोड़ा पटरी पर आ पाएंगे, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा। एंड आई एम प्रेइंग कि अब मेरी कोई एडमिशन ड्यूटी ना हो, लेकिन मेरी अगर एडमिशन ड्यूटीज़ हुई तो और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर तो शाम को क्लासेस का एक ऑल्टरनेट बचता है। ठीक है, Okay, sir. अच्छा निशा, निशा क्लास में हो आप? यस सर। अभी लास्ट क्लास में आपने अटेंडेंस दी थी? यस सर, दी थी। नहीं दी आपने? दी थी सर, पक्का? पक्का। एंड someone yes, इशिका गोयल। इशिका क्लास में है? इशिका नहीं है सर। नहीं, ठीक है। इशिका को दिव्या, दिव्या आप हैं क्लास में? Yes, sir. हाँ दिव्या, आपने ट्यूशा को बोल दिया था मुझे कॉल करने के लिए? Yes, sir. ठीक है, एंड इशिका को बोलना मुझे एक बार मुझसे बात करें। ठीक है, ठीक है सर। एंड राखी। यस सर। हाँ राखी आप हैं, आपने अटेंडेंस नहीं दी है राइट? मैम दे सर दे सॉरी सर थे मैं लास्ट। नहीं, आप थे बट आपने अटेंडेंस दी थी क्योंकि आपके अटेंडेंस मार्क नहीं है। सर बोली थी मैंने। ओके, बोली थी। अच्छा, आपको फीवर है क्या? यस सर। हाँ लग रहा है। ओके, प्लीज टेक केयर। ठीक है, थैंक यू सो मच यू ऑल। अब हम मिलते